अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके इस वक्त का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊँगी इब्न इंशा और इनके लिखे हुए मजमून इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि। ये मजमून इंशा की मज़ा निगारी का एक नमूना है। इसकी खूबी यह है कि मामूली, आम और रोज़मर्रा की बातों को इस तरह पेश किया गया है कि बेसाख्ता हंसी आ जाती है। ये हंसी कह की शक्ल में नहीं बल्कि शाइस्तगी और मुस्कुराहट तक महदूद रहती है। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको पूरे अच्छी तरह। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप एक एक सवालों के जवाब देना आसान हो जाए। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न इंशा की पैदाइश 1927 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1979 ईस्वी में हुआ। असल नाम शेर मोहम्मद ख़ां और कलमी नाम इब्न इंशा था। जालंधर में पैदा हुए। 1947 में अपने ख़ानदान के साथ लाहौर पाकिस्तान आ गए। 1952 में कराची यूनिवर्सिटी से एमए किया। मुख्तलिफ सरकारी अहदों पर फाइज रहे। इब्तिदा में रोज़नामा अमरोज़ लाहौर में फ़काहिया कालम तहरीर किए। बाद में रोज़नामा जंग कराची और अखबार जबल में भी कॉलम लिखे। शायर और मज़ह निगार की हैसियत से शहरत मिली। इब्न इंशा उर्दू और फ़ारसी के अल्फाज के साथ मुहावरा, रोज़मर्रा और अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल इस बरजस्तगी से करते हैं कि तन्ज़ो मिज़ाह के साथ तहरीर में अदबी शान पैदा हो जाती है। आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है, चलना हो तो चीन को चलिए, इब्न बतूता के ताक़ुब में दिलचस्प सफ़रनामे हैं। क़िस्सा एक कुंवारे का, उर्दू की आखिरी किताब और खमार गंदम वगैरह इनकी मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए हैं। 1955 में इनका शेरी मजमुआ चांद नगर मंजर आम पर आया। इब्न इंशा ने बच्चों के लिए नज़में भी लिखी। बिल्लू का बस्ता के इनवान से इन नज़मों का मजमुआ शाये हो चुका है। मजमून इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि इब्न इंशा की किताब खमार गंदम से माखूज़ है। ये जो हम मजमून पढ़ रहे हैं इब्न इंशा की किताब खमार गंदम से माखूज़ है। आइए पढ़ते हैं इनकी लिखी हुई मजमून इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि। एक बुज़ुर्ग अपने नौकर को फहमाइश कर रहे थे, यानी तंबीहा कर रहे थे, समझा रहे थे कि तुम बिल्कुल घामड़ हो, यानी बेवकूफ़ हो। देखो मीर साहब का नौकर है, इतना दूरअंदेश यानी बहुत समझदार, मुस्तकबिल पर निगाह रखने वाला, कि मीर साहब ने बाजार से बिजली का बल्ब मंगाया तो इसके साथ ही एक बोतल मिट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियां भी ले आया। बल्ब फ्यूज हो जाए तो लालटेन से काम चल सकता है। इसकी चिमनी टूट जाए या बत्ती ख़त्म हो जाए तो मोमबत्ती रोशन की जा सकती है। तुमको टैक्सी लेने भेजा था, तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाते आ गए। कहा कि जी टैक्सी तो नहीं मिलती, मोटर रिक्शा कहिए तो लेता आऊँ। मीर साहब का नौकर होता तो मोटर रिक्शा लेके आया होता ताकि दोबारा जाने की ज़रूरत ना पड़ती। नौकर बहुत शर्मिंदा हुआ और आका की बात पल्ले बांध ली। चंद दिन बाद इत्तफाक से आका पर बुखार का हमला हुआ तो उन्होंने इसे हकीम साहब के लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर में हकीम साहब तशरीफ़ लाए तो इनके पीछे पीछे 3 आदमी और थे जो सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। एक के बगल में कपड़े का थान था, दूसरे के हाथ में लोटा और तीसरे के कंधे पर फावड़ा। आका ने नौकर से कहा, ये कौन लोग हैं मियाँ? नौकर ने तारुफ कराया कि जनाब वैसे तो हकीम साहब बहुत हाजिक हैं। हाजिक माने होता अपने फन में माहिर तबीब। जो बहुत माहिर तबीब थे वो आए थे। आका ने नौकर से कहा, ये कौन लोग हैं? नौकर ने तारुफ कराया कि जनाब वैसे तो हकीम साहब बहुत हाजिक हैं, लेकिन अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो मैं दर्जी को ले आया हूँ और वो कफन का कपड़ा साथ लाया है। ये दूसरे साहब गुस्साल हैं, गुस्साल कहते हैं मैयत को गुस्ल देने वाले को, और तीसरे गोरकन कहते हैं कब्र खोदने वाले को। एक साथ इसलिए लाया कि बार बार भागना ना पड़े। ऐसे ही एक बुजुर्ग हमारे हलके में भी हैं। गली से रेहड़ी वाला हाँक लगाता गुजर रहा था कि अंगूर हैं चमन के, पपीते हैं पेड़ के पके हुए। उन्होंने लड़का भेजकर उन्हें बुलाया और कहा,
मियाँ जी माफ़ कीजिए, हमें ज़रूरत नहीं। फल वाला चला गया तो हमने अर्ज़ किया कि इस जहमत की क्या ज़रूरत थी, वो तो जा ही रहा था, इसे रोकना क्या ज़रूरी था। बोले एहतियात का तकाजा था कि इस पर बात वाजह कर दी जाए और माजरत भी की जाए, क्योंकि बेचारा इतनी दूर से इतनी उम्मीद लेकर फल बेचने आता है। दूसरे ये कि इसे ये गुमान ना गुजरे कि इस घर में शायद बहरे रहते हैं जो इसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। यही हमारे दोस्त एक रोजगार कार में हमारे साथ गोली मार से गुजर रहे थे। एक जगह लिखा है तशरीफ लाइए, रबड़ी कुल्फी और लस्सी तैयार है। उन्होंने फौरन कार ठहराई और दुकानदार से कहा कि पहली बात तो ये है कि हमारे पास फुर्सत नहीं, हम ज़रूरी काम से जा रहे हैं। दूसरे कुल्फी और रबड़ी हम नहीं खाते, और लस्सी का भला ये कौन सा मौसम है। बहरहाल तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया। वो तो बैठा सुना क्या और ना जाने क्या समझा क्या। कार में वापस बैठे हुए हमारे दोस्त ने वजाहत की कि यहाँ के लोग इन आदाब को क्या जाने। यहाँ तो दावतनामा आता है और इसके नीचे RSVP लिखा होता है कि जवाब से मतलब फरमाइए। जिनको शरीक नहीं होना होता है वो भी चुप बैठे रहते हैं। मेज़बान को मतला करना ज़रूरी नहीं समझते कि बंदा हाजिर होने से माजूर है। इस बेचारे का खाना ज़ाय हो जाता है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर हमें दावत आए तो हमें मतला कर देना चाहिए, उन्हें इतला कर देना चाहिए कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि इससे खाना भी बच जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे आदाब को नहीं समझते हैं। हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि हम खुद इन्हीं आदाब से बेबहरा लोगों में से हैं। बेबहरा यानी नाअहल नालायक। लोग अखबारात में तरह तरह के इश्तिहारात छपवाते हैं कि हम पढ़ कर इनकी तरफ मुतवज्जा हों, लेकिन हम पढ़कर एक तरफ डाल देते हैं कि कोई हमारे लिए ठेके का बंदोबस्त करता है और टेंडर नोटिस शाये करता है। किसी को हमारे हाथ प्लॉट या मकान बेचना होता है। कोई हमें ये इतला देता है कि इसने अपने नालायक फर्जिंद को जायदाद से आख कर दिया है। आख करना होता है यानी हक़ विरासत से महरूम करना। कहीं किसी की कोशिश होती है कि हम इनकी फर्जिंदी कबूल कर लें और ज़ात पात तालीम और तनख्वाह की शर्तें मन व अन वही रखी जाएगी। मन व यानी उफ बहुर जो का तू, जो हम में है। कोई हमें घर बैठे लाखों रुपए कमाने का लालच देता है, कोई शॉर्ट हैंड सिखाने की कोशिश करता है। बहुत से कॉलेज मुश्ताक हैं कि हम इनके यहाँ दाखिला लें और बाज़े अपने कारें और रेफ्रिजरेटर माकूल कीमत पर हमारी नज़र करने की फिक्र में रहते हैं। समझ में नहीं आता कि इन सब ज़रूरतमंदों से आदमी कैसे अहदा बर हो। अहदा बर होना यानी फ़र्ज अदा करना, किसी काम को पूरा करना। बहुत सोचने के बाद ये तरकीब हमारे समझ में आई कि जहाँ हमको ज़रूरत है का इश्तिहार छपता है, वहाँ हम ज़रूरत नहीं का इश्तिहार छपवा दें। ये मजमून हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जहाँ पर हमें इश्तिहार छपता है कि मजमून होता है, वहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं का इश्तिहार भी छपवा सकते हैं। ये इसी पर तंज किया हुआ है। हमारी दानिश्त में इन इश्तिहारात की सूरत कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। जब हम ये इश्तिहार छपवाएंगे कि हमें ज़रूरत नहीं है तो उसे हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ ये बताया गया है। जैसे हमें किराए के लिए खाली नहीं है मकान, इसके लिए अगर इश्तिहार छपवाना हो तो किस तरह छपवाएंगे। 400 गज पर 3 बेडरूम का एक हवादार बंगला नुमा मकान जिसमें नलका है और ऐन दरवाजे के आगे कारपोरेशन का कूड़ा डालने का ड्रम भी किराए पर देना मकसूद नहीं है। न इसका किराया 300 रुपये माहवार है और न 6 माह पेशगी किराए की शर्त है। जिन साहिबों को किराए के मकान की ज़रूरत हो वो फ़ोन नंबर इतना पर रुजू ना करें, क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। ये हम किस लिए कर रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए कर रहे हैं। इत्तला आम राक़िब मोहम्मद दीन वल्द फ़तह दीन किराना मर्चेंट ये इत्तला देना ज़रूरी समझता है कि इसका फर्जिंद रहमतुल्लाह ना फरमान है, ना ओबाशों की सोहबत में रहता है, लहजा इसे जायदाद से आख करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आइंदा जो साहब इसे कोई उधार वगैरह देंगे वो मेरी जिम्मेदारी पर देंगे। अब आइए आगे पढ़ते हैं। ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत नहीं है जिस चीज़ का, उसके लिए हम लिख सकते हैं इस तरह से। कार मार्स मॉन्टर मॉडल 1959 बेहतरीन कंडीशन में है
एक बेआवाज़ रेडियो नहायत खूबसूरत और कैबिनेट, एक वेस्पा मोटरसाइकिल और दीगर घरेलू सामान, पंखे, पलंग वगैरह किस्तों पर या बगैर किस्तों के हमें दरकार नहीं। हमारे यहाँ खुदा के फजल से ये सब चीज़ें पहले से मौजूद हैं। औकात मुलाकात 3 ता 8 बजे शाम। अब आइए देखते हैं अदम ज़रूरत रिश्ता। एक नौजवान बरसरे रोज़गार आमदनी तकरीबन 1500 रुपये माहवार के लिए किसी बासलीका खूबसूरत शरीफ ख़ानदान की तालीम याफ्ता दोशीज़ा के रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड़का पहले से शादीशुदा है। ख़तों किताब सिगाए राज में नहीं रहेगी। इसके अलावा भी बेशुमार लड़के और लड़कियों के लिए रिश्ते मतलूब नहीं हैं। पोस्ट बॉक्स, कराची। दाखिला जारी ना रखिए। कराची के अक्सर कॉलेज में आजकल इंटर और डिग्री क्लासों में दाखिले के लिए अखबारों में धड़ाधड़ इश्तेहार दे रहे हैं। धड़ाधड़ इश्तेहार दे रहे हैं यानी एडवर्टाइजमेंट जिसे हम कहते हैं, वही। ये सब अपना वक्त और पैसा ज़ाय कर रहे हैं। हमें इनके यहाँ दाखिल होना मकसूद नहीं। हमने कई साल पहले एमए पास कर लिया है। ये जो मजमून है ये इब्न इंशा की लिखी हुई है। आइए हम पढ़ते हैं अल्फाज और माने, फिर बताएंगे आपको गौर करने की बात। फहमाइश यानी होता समझाना, डांटना, तंबिया करना, और दूर अंदेश होता है बहुत समझदार, मुस्तकबिल पर निगाह रखने वाला। आफाक यानी उफक की जमा, आसमान के किनारे। हाफिज कहते हैं अपने फन में माहिर तबीब को। गुस्साल कहते हैं मैयत को गुस्ल देने वाला। और गोरकन यानी कब्र खोदने वाला। बेबहरा यानी ना अहले ना लायक। आग करना यानी हक़ विरासत से महरूम करना। मिनवान कहते हैं हफ बहुर जोंका तुम। अहदा बर आहूना यानी फ़र्ज अदा करना, किसी काम को पूरा करना। बर सरे रोज़गार मुलाजमत में काम से लगा हुआ ऐसा शख्स जो बेरोज़गार ना हो। सेगाए राज यानी राज की बात, वो बात जो छुपा कर रखी जाए। मतलूब यानी जो तलब किया गया हो, जिसकी ख्वाहिश की गई हो, जो मांगा गया हो। मकसूद मुराद गर्ज मद्दुआ। आइए पढ़ते हैं गौर करने की बात। ये मजमून मज़ह निगार का एक नमूना है। इसकी खूबी यह है कि मामूली, आम और रोज़मर्रा की बातों को इस तरह पेश किया गया है कि बेसाख्ता हंसी आ जाती है। ये सब बातें हैं जो मामूली हैं और रोज़मर्रा की बातें हैं, लेकिन इनको इस तरह पेश किया गया है कि बेसाख्ता हंसी आ जाती है। ये हंसी कहकहे की शक्ल में नहीं बल्कि शगुफ्तगी और मुस्कुराहट तक महदूद रहती है। ये सब जो हम मज़ह निगारी पढ़ते हैं तो इसमें क्या होती है, हंसी हमें कहकहे की शक्ल में नहीं आती बल्कि मुस्कुराहट तक महदूद रहती है। इब्न इंशा का ये मज़मून बज़ाहिर सिर्फ हंसाने वाला है, लेकिन इसमें तंज की मध्यम आँच भी मौजूद है जो समाज में फैली रियाकारी को जाहिर करती है। जो हमारे समाज में बुराई फैली हुई है, जो रियाकारी फैली हुई है, इसमें ये इस बात पर तंज भी किया गया है। आइए अब आगे पढ़ते हैं इसका खुलासा। इश्तेहारात ज़रूरत नहीं है कि खुलासा देखते हैं। यह मजमून इंशा की मज़ह निगारी का एक नमूना है। इसकी खूबी यह है कि मामूली, आम और रोज़मर्रा की बातों को इस तरह पेश किया गया है कि बेसाख्ता हंसी आ जाती है। ये हंसी कहकहे की शक्ल में नहीं बल्कि शाइस्तगी और मुस्कुराहट तक महदूद रहती है। बज़ाहिर ये मजमून सिर्फ हंसाने वाला है, लेकिन इसमें तंज की हल्की आँच भी है जो हमारे इर्द गिर्द फैले हुए माशरे की रियाकारी को जाहिर करती है। मजमून के इब्तदाई हिस्से में एक बुजुर्ग अपने नौकर को सख्त सुस्त कह रहे थे और बता रहे थे कि इसके मुकाबले में इनके दोस्त मीर साहब का नौकर किस कदर दूर अंदेश है कि बाजार से बिजली का बल्ब मंगाया तो इसके साथ एक बोतल मिट्टी की तेल और 2 मोमबत्ती ले आया कि बल्ब फ्यूज हो जाए तो मोमबत्ती रोशन कर ली जाए। नौकर अपने आका की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और एक बार जब वो बीमार हुए तो हकीम साहब के साथ साथ कफन का कपड़ा और कफन सीने वाले दर्जी, मुर्दे को नहलाने वाले गुस्साल और कब्र खोदने वाले गुरकन को भी साथ ले आया कि ना जाने क्या सूरत हाल हो और कब किसकी ज़रूरत पेश आ जाए। इसी तरह एक दूसरे बुजुर्ग थे जो गली में सामान बेचने वाले की आवाज़ सुनकर इसे बुलाते हैं और कहते हैं कि मियाँ माफ़ करना, ज़रूरत नहीं। लोगों ने कहा कि इस तरह बुलाकर कहने की क्या ज़रूरत पेश आई, तो बताया कि एहतियात का तकाजा था
کہ اس پر بات واضح ہو جائے کہ وہ کہیں اور جاکر ہانک لگائے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر اخبارات میں ضرورت ہے کہ مختلف اشتہارات شائع ہوتے رہتے ہیں تاکہ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق پلاٹ یا مکان خریدیں۔ کہیں ٹھیکے اور ٹینڈر کا اشتہار ہوتا ہے، کہیں شارٹ ہینڈ سکھانے والے کالج کا۔ چنانچہ ابن انشا نے اس پر غور کیا اور سوچا کہ جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ان کے اشتہار دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی چند ایسے اشتہارات کے نمونے دیے جیسے مکان کرائے کے لیے خالی نہیں ہے، اطلاع عام کے تحت فلاں شخص کا فرزند نافرمان نہیں ہے، نہ اوباشوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس لیے اسے آنکھ کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ضرورت نہیں ہے کار، بے آواز ریڈیو، موٹر سائیکل، گھریلو سامان قسطوں پر درکار، عدم ضرورت رشتہ چونکہ نوجوان برسر روزگار اور پہلے سے شادی شدہ ہے، اسی لیے کسی دوشیزہ کے لیے رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ داخلے جاری نہ رکھیے کے تحت اشتہار ہے کہ ہم نے کئی سال پہلے ایم اے کر لیا تھا، اس لیے داخلے جاری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں مشقی سوالات جواب۔ سوال نمبر 1 ہے، نوکر آقا کے علاج کے لیے حکیم صاحب کے ساتھ اور کن لوگوں کو لایا؟ جواب لکھیں گے، نوکر حکیم کے ساتھ 3 اور لوگوں کو بلا لیا۔ ایک کفن سینے والا درزی تھا، دوسرے صاحب غسال تھے اور تیسرے گرکن تھے۔ حکیم صاحب کا جو نوکر تھا وہ احتیاط جب حکیم صاحب کو بلانے گیا کیونکہ اپنے آقا کے لیے، تو ساتھ میں کیا لایا؟ ایک کفن سینے والا درزی، دوسرے غسال اور تیسرے گرکن بھی لے آیا۔ سوال 2 ہے، اخبارات میں اشتہارات کیوں چھپوائے جاتے ہیں؟ تو جواب لکھیں گے، اخبارات میں طرح طرح کے اشتہارات ہوتے ہیں۔ بعض اشتہار مختلف سامان فروخت کرنے کے لیے، کچھ ٹھیکے لینے اور ٹینڈر بھرنے کے لیے، کوئی کالج میں داخلے کے لیے، کوئی اشتہار اطلاع دینے کے لیے کہ فلاں لڑکا نالائق اور اس کے باپ نے اسے آنکھ کر دیا ہے، اب اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہر اشتہار معلومات اور اطلاعات فراہم کرتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اطلاع عام کے اشتہار میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب لکھیں گے، اطلاع عام کے اشتہار میں جو ایک باپ کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ فرزند رحمت اللہ نافرمان ہے، نہ اوباشوں کی صحبت میں رہتا ہے، لہذا اسے جائیداد سے آنکھ کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادھار وغیرہ دیں گے وہ میری ذمہ داری پر دیں گے۔ سوال 4 ہے، مضمون نگار کالج میں داخلہ کیوں نہیں لینا چاہتا ہے؟ جواب لکھیں کیونکہ مضمون نگار نے بہت پہلے ایم اے کر لیا تھا، اس لیے وہ کالج میں کیوں داخلہ لے؟ کالج میں وہی لوگ داخلہ لیتے ہیں جو بی اے یا ایم اے کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سوال آپ کے اور ہیں کہ اردو کے 5 مشہور طنز و مزاح نگاروں کے نام لکھیے۔ ان کے نام یہ ہیں، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، فکر تونسوی، مشتاق احمد یوسفی، مجتبیٰ حسین۔ یہ 5 آپ کے طنز و مزاح نگار ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔